नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज की डेट में साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि ज्यादातर चीजों के बारे में हम सब कुछ पता करने की ताकत रखते हैं। कोई भी चीज क्यों हुई, कैसे हुई, इसको हम साइंस के टेस्ट के थ्रू, फॉरेंसिक जांच के थ्रू या फिर किसी न किसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू एक्सप्लेन कर ही देते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका रीजन पता करने के लिए साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो फिंगरप्रिंट्स की बात हो, चाहे कार्बन डेटिंग की बात हो, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़े समय पहले तक हमारे लिए अनजान सी थी, लेकिन आज हम उन्हें साइंस की मदद से सुलझा सकते हैं। लेकिन फिर भी इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के होते हुए भी कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना साइंस के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ये ऐसी ही कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के ऊपर है, कुछ ऐसी घटनाओं के ऊपर है, चीजों के ऊपर है जिनको साइंस या किसी भी और लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। आपकी जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनका कोई कारण आप नहीं बता सकते। जैसा कि आपने कभी किसी का नाम लिया, वो एकदम से वहां पे आ गया। आप कोई चीज चाह रहे थे कि मुझको मिल जाए और बिना किसी रीजन के अचानक ही वो आपको मिल गई। ऐसी जो घटनाएं होती हैं इनको हम संयोग, किस्मत या कभी कभी चमत्कार का नाम दे देते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजों को अगर हम ध्यान से, गौर से देखें, समझें, तो हमें इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन मिल ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनके पीछे का कोई रीजन या लॉजिक हम ढूंढ नहीं पाते। तो ऐसी ही कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में आज हम बात करेंगे। हिस्ट्री में ऐसी ही एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है बाबुश्का लेडी की। 22 नवंबर 1963 के दिन अमेरिका के डैलस, टेक्सास में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का कारों का काफिला जो था वो डिलेनी प्लाजा के पास से गुजर रहा होता है। इसको देखने के लिए, अपने प्रेसिडेंट की एक झलक देखने के लिए वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो रखी होती है। कई लोग वहां पे अपना कैमरा लेके आए होते हैं जो अपने प्रेसिडेंट की फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि वो आज जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो इतिहास की बहुत बड़ी घटनाओं में से एक होगी। जिस समय यूएस प्रेसिडेंट का काफिला वहां से गुजर रहा होता है तो एक पूर्व यूएस मरीन ली हार्वी ऑसवाल्ड गोली मारकर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर देते हैं। अब इतनी भीड़ के सामने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट की हत्या अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद जब इस घटना की जांच होती है तो एक ऐसी चीज भी सामने आती है जो और ज्यादा हैरान करने वाली होती है। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद वहां पे एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने वो पूरी की पूरी घटना देखी हो, जिसको सब पता हो कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इतने सारे कैमरास होने के बाद भी पूरा का पूरा घटनाक्रम कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। एक बहुत ही मशहूर क्लिपिंग है जिसमें जॉन एफ कैनेडी को गोली लगते हुए तो दिखाया गया है, लेकिन वो भी एक छोटा सा ही वीडियो है, उसमें भी बहुत पीछे या बहुत आगे तक की पूरी वीडियो नहीं है। अब जो भी फोटोज और वीडियोज वहां पे बनाए गए थे उसके बेस पे वहां पे मौजूद सभी लोगों की पहचान की जाती है ताकि पूरी की पूरी घटना को अच्छे से समझा जा सके, जांच की जा सके और दोषियों को सजा दी जा सके। अब जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, फोटोज या वीडियोज में आए थे या नहीं भी आए थे, उन सब की पहचान कर ली जाती है कि कौन कहाँ खड़ा था, किसने क्या देखा। लेकिन एक महिला ऐसी होती हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती, उन्हीं को नाम दिया जाता है बाबुश्का लेडी। उनका ये नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपने सर पे एक रशियन स्टाइल का हेड स्कार्फ बांध रखा था, मतलब एक कपड़ा जैसा बांध रखा था, स्कार्फ अपने पूरे सर के ऊपर लेके चिन के नीचे। ये जो स्कार्फ बांधने का स्टाइल होता है, ज्यादातर रशियन ओल्ड लेडीज जो हैं वो इस तरीके का स्कार्फ बांधते हैं और रशिया में ग्रैंड मदर को बाबुश्का कहा जाता है। अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका की तो सर के ऊपर ओढ़ के चिन के नीचे बांधने वाला जो स्कार्फ होता है उसको ही बाबुश्का कहा जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि उस लेडी की और कोई असली नाम या पहचान पता नहीं लगी, तो इसी हेड स्कार्फ के बेस पे उसको नाम दिया गया बाबुश्का लेडी। जो उस घटना के वीडियोस थे, फोटोज थे, उनमें देख के पता चलता है कि जो ये बाबुश्का लेडी थी ये एल्म स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के बीच की जो घास का एरिया था वहां पे खड़ी हुई थी। जब उनकी फोटोज को देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि वो सड़क के पास खड़े होके प्रेसिडेंट की फोटो या वीडियो जैसा कुछ खींच रहे हैं। अब क्योंकि वो सड़क के इतने पास खड़े थे तो पूरा घटनाक्रम उन्होंने देखा ही होगा। तो पुलिस सबसे अपील करती है कि जो भी ये बाबुश्का लेडी हैं
ये सामने आए ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और पूरे के पूरे घटनाक्रम को अच्छे तरह से समझा जा सके। क्योंकि उनके हाथ में भी एक कैमरे जैसी चीज दिख रही थी, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उन्होंने भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया हो जो और क्लियरली इस घटना को दिखा सके। उनके पीछे डैलस के ही एक व्यक्ति थे, मैरी मचमोर, वो भी वीडियो बना रहे थे, जिनके वीडियो में ये खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके आगे जो दो लोग खड़े थे उनकी पहचान होती है चार्ल्स ब्रेहम और उनके 5 साल के बेटे के तौर पे, लेकिन बबुश्का लेडी की कोई पहचान नहीं मिलती। वो सिर्फ इस वीडियो में पीठ किए हुए खड़े दिखाई देते हैं एक टैन कलर के कोट में। एक और वीडियो बनाया था यूएस पोस्टल कैरियर मार्क बेल ने। इस वीडियो में प्रेसिडेंट पे गोली चलने के बाद की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें ये चीज दिखाई दे रही है कि जो बबुश्का लेडी हैं वो सड़क के और पास में जाके खड़ी हुई हैं और गोली चलने के बाद जहां पे बाकी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं या फिर जमीन पे बैठ गए हैं, लेट गए हैं कि उनको गोली ना लग जाए, वहीं बबुश्का लेडी सड़क पे बहुत ही आराम से खड़ी हुई हैं। वो ना तो भाग रहे हैं ना छुप रहे हैं, बस सीधे आराम से खड़े हुए हैं। इसके बाद एक और वीडियो आता है जो शायद इस घटना का सबसे मशहूर वीडियो है। इसको रिकॉर्ड किया था अब्राहम ज़प्रूडर ने एक बेल एंड हॉवेल कंपनी के होम मूवी कैमरा में, और इसी के नाम पे इसको ज़प्रूडर फिल्म के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 26 सेकंड का एक वीडियो है जिसमें जॉन एफ कैनेडी को गोली लगते हुए रिकॉर्ड किया गया है। अब ये इसमें काफी ग्राफिक और वायलेंट सीन्स हैं, तो अगर आप इसको देखने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के देखें, वरना स्किप कर दें। इस ज़प्रूडर फिल्म में बबुश्का लेडी का फ्रंटल व्यू दिखाई देता है जिसमें उनका चेहरा दिखाई दे। अब क्योंकि उस समय के कैमरे बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन जूम वाले नहीं हुआ करते थे और वीडियो भी काफी दूर से बनाया गया था, तो बहुत क्लियर फोटो तो उनकी नहीं दिखती, लेकिन हाँ एक अंदाजा लग जाता है कि वो एक एजेड लेडी हैं जो अपने सर पे हेड स्कार्फ बांध के खड़े हुए हैं। अब क्योंकि वो वहां पे इतना पास में खड़े थे, गोली चलने के बाद में भी हिल नहीं रहे हैं, जब बोला जा रहा है कि आप सामने आ जाओ तब भी अपनी पहचान नहीं बता रहे, तो पुलिस टीवी पे, अखबार में, सब जगह इस चीज का विज्ञापन देती हैं कि या तो बबुश्का लेडी खुद सामने आ जाए या फिर कोई भी अगर उनके बारे में कुछ जानकारी रखता है तो वो पुलिस को इस बारे में जानकारी दे, बताए, ताकि उनकी पहचान हो सके। हालांकि इसके बाद भी ना तो बबुश्का लेडी खुद सामने आते हैं और ना ही कोई उनकी पहचान बताने में सफल हो पाता है। इस घटना के 7 साल के बाद बर्लेस्क नाम के एक क्लब की सिंगर और डांसर बेवरली ओलिवर इस बात का दावा करते हैं कि वही बबुश्का लेडी हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी घटना अपने सुपर 8 याशिका कैमरे में रिकॉर्ड की थी, लेकिन 2 FBI एजेंट्स ने उनका वो कैमरा उनसे छीन लिया, जब्त कर लिया, जिसकी वजह से वो उसको कभी डेवलप नहीं करा पाए और वो फिल्म कैमरे में ही रह गई। उसके बाद उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जॉन एफ कैनेडी का शूटर ली हार्वी ऑसवाल्ड और ली हार्वी को जिसने गोली मारी थी जैक रूबी, उन दोनों को ये बेवरली ओलिवर पर्सनली जानते थे। लेकिन बाद में जब उनके इन दावों की जांच की गई तो ये पता चला कि जिस समय ये घटना हुई थी तो वो मात्र 17 साल की थी, और जो मैंने बताया ज़प्रूडर फिल्म में फ्रंट व्यू कैप्चर हुआ था बबुश्का लेडी का, उसे देख के साफ पता चल रहा है कि वो एक एजेड लेडी है। इसके साथ ही साथ चाहे वो जॉन एफ कैनेडी का शूटर हो या फिर उसको मारने वाले जैक रूबी, दोनों में से किसी से भी इनका कोई डायरेक्ट संबंध स्टैब्लिश नहीं हो पाया। और जिस याशिका सुपर 8 कैमरे की वो बात कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, वो तो 1965 में आया था। इस घटना के समय 1963 में तो वो बनाया ही नहीं गया था कैमरा। हालांकि उनका ये कहना था कि उनके पास एक प्रोटोटाइप था जिससे उन्होंने ये सब रिकॉर्डिंग की थी, बट उसके कुछ सबूत नहीं मिले। तो यही सारी चीजें थी जिसके बेसिस पे ये साबित हो गया कि वो दावा तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो बबुश्का लेडी है नहीं। अब क्योंकि बबुश्का लेडी की एक्चुअल पहचान कभी पता नहीं चल सकी, तो लोगों ने इसके बारे में कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनाई, जैसे कि वो एक रशियन स्पाई थे, वो जो हाथ में पकड़े हुए थे वो कैमरा नहीं था, एक गन टाइप की चीज थी। कुछ लोग थे जो उनके खड़े होने और हाव भाव के वजह से ये कहते हैं कि वो शायद लेडी ही नहीं थी, कोई आदमी था जो औरत के लिबास में वहां पे खड़ा हुआ था। तो अलग अलग तरीके की थ्योरीज थी जो लोगों ने इस बारे में बनाई, क्योंकि कभी भी बबुश्का लेडी की पहचान पता नहीं चल सकी। अब इतनी बड़ी घटना जो इतिहास में इतना महत्व रखती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की डेथ की बात है,
उसमें फोटोज वीडियोस सब में रिकॉर्ड होने वाली किसी लेडी को कोई पहचान ही ना सके और इतने सालों के बाद में भी उसकी पहचान का पता ही ना लग सके, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। अगली मिस्ट्री की बात अगर करें तो वो आती है सोलवे फर्थ स्पेसमैन की। 1964 की गर्मियों में कार्लाइल इंग्लैंड के रहने वाले फायर फाइटर जिम टेम्पल्टन अपनी फैमिली के साथ में सोलवे फर्थ कम्ब्रिया के बर्ग मार्श में घूमने के लिए आते हैं। उनके साथ में थे उनकी पत्नी एनी और बेटी एलिजाबेथ। अब वो घूमने के लिए आए थे तो वो अपनी बेटी की और वाइफ की कई सारी फोटोज भी खींचते हैं। और जब जहां पे वो थे, जहां पे उन्होंने ये सारी फोटोज खींची थी, उनके अलावा बस पीछे कार में 2 एजेड लोग बैठे हुए थे और वहां पे कोई था भी नहीं। वो लोग घूम फिर के वापस आ जाते हैं और जिम उन फोटोज को डेवलप कराने के लिए भेज देते हैं। उस जमाने में फिल्म वाले कैमरे हुआ करते थे तो उसको डेवलप कराने के लिए भेजते हैं। आज के जनरेशन शायद उस चीज को ना समझ पाए, बट हाँ, उस समय कैमरे में फिल्म हुआ करती थी जिसको फोटो खींचने के बाद में डेवलप कराने के लिए भेजा जाता था। फिर वो फोटो बन के आती थी पेपर के ऊपर। जब फोटोज डेवलप होके आती हैं तो जो जिसने फोटो को डेवलप किया था वो जिम टेम्पल्टन का ध्यान एक खास फोटो की ओर दिलवाता है, जिस फोटो में उनकी बेटी एलिजाबेथ के पीछे एक अजीब सी आकृति बनी हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे खड़े हुए इंसान ने कोई सफेद कलर का सूट और हेलमेट पहन रखा हो। जिस हेलमेट में डार्क कलर का वाइजर लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई एक स्पेसमैन का सूट होता है, वैसा सा सूट पहने हुए कोई आदमी खड़ा हुआ लग रहा था पीछे। अब जैसा कि मैंने बताया, जिस समय जिम टेम्पल्टन वहां पे गए थे, उनकी फैमिली के अलावा वहां पे कोई भी नहीं था, बस 2 एजेड लोग पीछे कार में बैठे हुए थे। तो ऐसे किसी आदमी का पीछे होना लगभग इम्पॉसिबल था। तो वो इस फोटो को लेके जो कार्लाइल पुलिस थी उसके पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी फोटो है, इसमें पीछे कोई इंसान दिख रहा है, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो उस चीज को उतनी खास वैल्यू नहीं देते। वो कहते हैं कि अरे ऐसे ही कुछ हो गया होगा, फोटो खींचने वाले ने कुछ कर दिया होगा, बनाने वाले ने कुछ कर दिया होगा, वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन किसी तरीके से ये खबर जो होती है वो अखबार वालों के पास पहुंच जाती है। अब बहुत सारे अखबार इस खबर को सीरियसली लेते हैं, इस फोटो को ना सिर्फ अखबार में छापते हैं बल्कि इसके बारे में पूरी पूरी स्टोरी कवर करते हैं। इसके बारे में कई सारी थ्योरीज दी जाती हैं कि कौन ये इंसान हो सकता है, कौन है ये स्पेसमैन, क्योंकि वो स्पेस सूट पहने हुए लग रहा था। कई लोग कहते हैं कि ये शायद फोटोशॉप हो, कुछ ऐसा अलग से पीछे से बना दिया गया हो। लेकिन जिम टेम्पल्टन बोलते हैं कि उन्होंने खुद वो फोटो खींची थी और उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती। इस फोटो के तार जाके जुड़ जाते हैं ब्लू स्ट्रीक मिसाइल के प्लान्ड लॉन्च के साथ में, जो कि होना था वुमेरा, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। अब जिस दिन मिस्टर टेम्पल्टन ने ये फोटो खींची थी उसके ठीक 2 दिन के बाद ये ब्लू स्ट्रीक मिसाइल का टेस्ट होना था वुमेरा, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। और जब ये टेस्ट होना था तो उसके टेक्नीशियन इस टेस्ट को रोक देते हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट साइट पे 2 लोग दिखाई देते हैं स्पेस सूट पहने हुए। उस समय उनको ढूंढा जाता है लेकिन वहां कोई मिलता नहीं। लेकिन जब थोड़े दिनों के बाद में अखबारों में टेम्पल्टन की खींची हुई फोटो छापी जाती है और उसको ऑस्ट्रेलिया में वो टेक्नीशियंस देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। उनका कहना था कि जो आकृति, जो स्पेसमैन टाइप का आदमी उस फोटो में दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही 2 लोग उन्हें उस समय मिसाइल टेस्टिंग रेंज पे भी दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से वो टेस्ट रोकना पड़ा था। यहाँ पे एक और बात मेंशन करने लायक है कि जिस ब्लू स्ट्रीक मिसाइल की टेस्टिंग की जा रही थी वुमेरा, ऑस्ट्रेलिया में, वो जिस जगह पे जिम ने एलिजाबेथ की वो फोटो खींची थी उसके कुछ ही दूर कम्ब्रिया के RAF स्पेडा डैम में भी बनाई जा रही थी। और उस समय वो जगह UFO साइटिंग्स के लिए भी काफी मशहूर थी। अब क्योंकि मिसाइल टेस्टिंग रेंज एक सीक्रेटिव लोकेशन होती है तो वहां की कोई फोटोज तो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए दोनों जगह के देखे गए इंसान की फोटो मिला के देखना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर वहां पे मिसाइल टेस्टिंग करने वाले टेक्नीशियंस की बात मानी जाए तो दोनों जगह पे दिखाई देने वाले स्पेसमैन बिल्कुल एक जैसे से दिख रहे थे। अब जिस दिन मिस्टर टेम्पल्टन ने वो फोटो खींची थी वहां पे दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने इस बात का दावा किया और उसी के साथ में कैमरा और फोटो फिल्म बनाने वाली कंपनी कोडेक ने भी एक इनाम घोषित किया था कि अगर कोई इस फोटो को झूठा साबित कर देता है या फिर इसमें किसी तरीके की जालसाजी को साबित कर देता है तो उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन आज तक उसको कोई क्लेम नहीं कर पाया, कोई भी उस फोटो को झूठा साबित नहीं कर पाया कि उसमें किसी भी तरीके से उस पीछे खड़ी हुई आकृति को डिजिटली बना दिया गया हो या गलत तरीके से उसमें दिखाया गया हो।
अब अगली मिस्ट्री आती है स्टेयरकेस इन द वुड्स की। पहले के जमाने में एक कहावत कही जाती थी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसकी लिटरल मीनिंग यही आती है कि अगर जंगल में कुछ हो रहा है तो उसको कौन ही देखता है। लेकिन आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जंगल हो चाहे चांद, कोई भी घटना अनदेखी नहीं रह जाती। ऐसे ही जंगल में होने वाली एक घटना है, एक चीज़ है जिसको थोड़े दिनों पहले इंटरनेट पे काफ़ी मशहूर कर दिया गया था। ये बात शुरू हुई थी 2015 में, जब एक रेडिट कम्युनिटी r/nosleep में यूएस फॉरेस्ट सर्विस के एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर ने एक थ्रेड शुरू किया था और अपने सर्च एंड रेस्क्यू के काम के दौरान अपने साथ में हुई अजीब घटनाओं के बारे में लिखना शुरू किया था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि कई बार सर्च एंड रेस्क्यू की वजह से उनको घने जंगलों में भी जाना पड़ता था, जहां पे उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी थी। एक सीढ़ियों का ढांचा उनको वहां पे दिखाई दिया था, जिसके आसपास मकान का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मतलब सिर्फ अकेली सीढ़ियां ही बनी हुई हैं, ना वो कहीं जाने के लिए दिख रही हैं, ना उसके आसपास कोई कमरा या कोई मकान दिखाई दे रहा है। घने जंगलों के बीचों बीच सिर्फ सीढ़ियां बनी हुई हैं। जब उन्होंने ये बात अपने सीनियर्स को बताई तो पहले तो उन सीनियर्स ने इस बात को इग्नोर करने के लिए कहा, लेकिन अगली बार जब उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उन्होंने उन सीढ़ियों के पास जाने के लिए साफ तौर पे मना कर दिया। जब उन्होंने ये बात अपने रेडिट पोस्ट में लिखी तो अमेरिका की अलग अलग जगहों से, अलग अलग जंगलों में लोगों ने ऐसी ही सीढ़ियां देखने की बात एक्सेप्ट करी। लेकिन बात यही नहीं रुकती। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, ब्राजील, पुर्तगाल, फिलीपींस में भी घने जंगलों में, सुनसान जगहों पे ऐसी अकेली सीढ़ियों के देखने की बात को उस रेडिट पोस्ट में कहा गया। एक रेडिट यूजर है TK622, उन्होंने तो जर्मनी में भी एक सुनसान जंगल में ऐसी सीढ़ियों को देखने की बात कही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार सीढ़ियों का होना कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है कि समय के साथ में आसपास का ढांचा गिर गया हो, सिर्फ सीढ़ियां ही बाकी रह गई हों। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। ये जो सीढ़ियां हैं, इनके आसपास किसी भी तरीके का ढांचा किसी भी जगह पे दिखाई नहीं दिया। इन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो सीढ़ियां अकेले आसमान से आके गिरी हों। और टेक्निकली तो इतने घने जंगल में किसी मकान का बनाया जाना या किसी स्ट्रक्चर को बनाया जाना भी कोई लॉजिकल बात नहीं है। आखिर इतने घने जंगल में कोई मकान भी बनाएगा तो क्यों बनाएगा, और बनाएगा भी तो इतनी सारी जगहों पे पूरा मकान टूट गया, सिर्फ सीढ़ियां ही रह गई। अब क्योंकि सुनसान जंगल में अकेले ऐसे सीढ़ियों का बना होना, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका नहीं मिलता, तो कई लोगों ने इसके बारे में थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि ये शिकारियों की जो मचान होती है उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। लेकिन कोई एक टेम्परेरी मचान के लिए ऐसी मजबूत पक्की सीढ़ियां क्यों बनाएगा? अगर इतनी मजबूत सीढ़ियां बना रहा है तो उसके ऊपर शिकारी वाली जो मचान होती है वो भी पक्की बनाई जाएगी, जबकि ऐसा तो कुछ कहीं मिला नहीं। अब कुछ लोग और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कोई इसका लॉजिक नहीं मिल रहा तो उनका कहना है कि ये भूत प्रेत से जुड़ी हुई चीज है, इन सीढ़ियों के ऊपर जाने पे नर्क का रास्ता खुल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसका भी कोई सबूत तो मिला नहीं। अब इसका रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया की अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जंगलों में, सुनसान जगह पे ऐसे सीढ़ियों के मिलने की खबर तो मिली है। अब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ऐसी अलग अलग जगहों पे इन सीढ़ियों के होने का सबूत फोटो के तौर पे भी हमें मिला है। तो ये तो पक्का है कि जंगलों में, सुनसान जगह पे ऐसी सीढ़ियां कई जगह देखी गई हैं। लेकिन ये सीढ़ियां क्यों बनाई गई, किसने बनाई और इनका यूज क्या है, ये किसी को नहीं पता। तो ये भी बन जाती है एक अनसॉल्व मिस्ट्री। अगली मिस्ट्री आती है टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर की। 1941 में एक अनजान फोटोग्राफर ने एक फोटो खींची थी साउथ फ्रॉक्स ब्रिज के रीओपनिंग के टाइम पे, क्योंकि एक साल पहले वो ब्रिज बाढ़ की वजह से बह गया था। जब भी कोई ऐसा ब्रिज या डैम ओपन होता है तो कई लोगों की भीड़ लगती है वहां पे उसकी ओपनिंग को देखने के लिए, और ऑब्वियसली वहां पे फोटोग्राफर भी होते हैं जो उस घटना की फोटो खींचते हैं। ऐसे ही जो लोगों की भीड़ थी उसकी फोटो खींची गई थी उस अननोन फोटोग्राफर के द्वारा, और जो उस भीड़ के बीच में एक शख्स खड़ा हुआ था वो वहां पे खड़े हुए किसी भी और व्यक्ति या उस जमाने के, उस समय के नॉर्मल दिखने वाले किसी भी व्यक्ति से काफी हद तक अलग दिखाई दे रहा था। उस फोटो में देखने में पता चलता है कि उस इंसान ने काले कलर के कवर्ड सनग्लासेस पहन रखे थे, एक प्रिंटेड जर्सी पहन रखी थी और गले में एक कंटेम्पररी कैमरा भी लटका रखा था। ये जो उसकी हिपस्टर वाइब है वो उस
जमाने के हिसाब से 1941 के हिसाब से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि जब अनजान फोटोग्राफर है, किसने फोटो ली इसका पता ही नहीं है, तो हो सकता है ये फोटोशॉप की गई हो, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे पहला चीज़ तो यही दिमाग में आता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ये फ़ोटो है ये 2004 में सेंट्रल ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के रालोरन पायनियर म्यूजियम के एक पुरानी फ़ोटोज़ के जेन्युइन डिजिटाइज कलेक्शन में से एक है, जिसका टाइटल था देयर पास्ट लिव्स हियर। बिकॉज ये एक म्यूजियम की अपलोड की गई फोटो है तो ऑब्वियसली एक जेन्युइन फोटो है, इसमें किसी तरीके का कोई फोटोशॉप या ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये फोटोज के कलेक्शन का पार्ट थी, बहुत सारी फोटोज थी उसमें, तो 2010 में किसी एक व्यक्ति की इसके ऊपर नजर पड़ी, ध्यान गया और उसने इसको इंटरनेट पे डाल दिया, सोशल मीडिया साइट पे डाल दिया और उसके बाद ये फोटो वायरल हो गई, क्योंकि जो वो इंसान था वो उस समय का लग ही नहीं रहा जबकि ये फोटो है। इसी वजह से टाइम ट्रैवलर वाली थ्योरीज इसके बारे में मशहूर हुई। अब अगर बात की जाए कि जिस पहनावे की वजह से ये फोटो इतनी मशहूर हो रही है कि ये टाइम ट्रैवलर है, उस जमाने का नहीं लग रहा, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी चीजें उसने पहनी हुई थी, चाहे वो कवर्ड सनग्लासेस हो, प्रिंटेड टी शर्ट हो या फिर पोर्टेबल कैमरा ही क्यों ना हो, वो उस समय अवेलेबल थी, लेकिन उस समय के फैशन के हिसाब से वो नहीं जाती थी। मतलब जो आम जनता थी, नॉर्मल लोग थे, वो ना तो ऐसे कपड़े पहनते थे, ना ऐसे सनग्लासेस लगाते थे, ना ही वो इस तरह की कैमरा वगैरह लेके घुमा करते थे साथ में। अगर एक एक चीज को करके देखा जाए तो जो टी शर्ट उन्होंने पहन रखी है उस पे एम जैसा बना हुआ दिख रहा है, जो मॉन्ट्रियल मरून हॉकी टीम का लोगो लग रहा है, जो 1924 से 1938 तक एनएचएल में एक्टिव रही थी। लेकिन उस टीम का लोगो इस टी शर्ट के लोगो से पूरी तरीके से मैच नहीं करता। हाँ, लगता उसी के तरीके का है। जो बात की जाए अगर पोर्टेबल कैमरा की, तो 1941 तक कोडैक पोर्टेबल कैमरे भी बनाना शुरू कर चुका था। लेकिन इस फोटो में जो उस हिपस्टर के हाथ में कैमरा दिख रहा है वो किस मॉडल का है, क्या है, वो एक्चुअली में उस समय बनाया जाता था या नहीं, उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो पक्की तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस समय के बने कैमरों में से ही एक है। बात की जाए अगर 1940s की, तो प्रोटेक्टिव शील्ड वाले कैमरे तो उस समय मार्केट में आ चुके थे, लेकिन रैप अराउंड सनग्लासेस 20 साल बाद 1960s में बनने शुरू हुए थे, जो जिस टाइप के सनग्लासेस उसने पहन रखे। तो जो भी पहनावा उस इंसान का है उसे सिमिलैरिटी के बेस पे तो बताया जा सकता है कि टी शर्ट हो, कैमरा हो, चश्मा हो, वैसी ही चीजें उस समय मिलती थी। लेकिन एक्चुअली में उन चीजों को यूज करता हो कोई, या वैसा पहनावा या चीजें रखता हो कोई, ये उस समय के हिसाब से बहुत अलग लगता है। तो वो इंसान एक ब्रिज की ओपनिंग के समय ऐसे कपड़ों में, ऐसे अटायर में, इन चीजों के साथ में वहां पे क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये इंसान कौन था, इसे पहचानना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक रैंडम फोटो थी ब्रिज की ओपनिंग की। तो एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो दें, लेकिन इस आउट ऑफ द टाइम हिपस्टर को भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के तौर पे ही देखा जाता है। अब एपिसोड ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आज की मिस्ट्रीज को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा ऐसी ही कुछ और मिस्ट्रीज के बारे में वीडियोज़ बनाता रहूँ। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।